नमस्कार दोस्तों, चंबल की इस पावन धरती से मैं स्वागत करता हूं आपका ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के इस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न भी अवश्य ही बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसके अंतर्गत मैं आपके लिए राजस्थान इतिहास, राजस्थान की संस्कृति कल्चर, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का संविधान से संबंधित मैं आपके विभिन्न प्रश्न लेकर आया हूं, आपके सिलेबस से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ रहा है प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक, 1857 के विद्रोह, 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह की शुरुआत में, 1857 के विद्रोह की शुरुआत में आप देखिएगा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर यानी मेवाड़, उदयपुर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट, जिसको बोलते हैं एजेंट, कौन था? ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रिटिश एजेंट था, ये एजेंट क्यों होते थे? ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान पर नियंत्रण, राजस्थान राजपूताना, राजस्थान को क्या बोलते हैं? राजपूताना में नियंत्रण स्थापित करने के लिए आप देखिएगा एजीजी का पद बनाया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उसके अंडर में अलग अलग रियासतों में इन्होंने क्या नियुक्त किए थे? पॉलिटिकल एजेंट। क्या नियुक्त किए थे? पॉलिटिकल एजेंट। इन्हें पॉलिटिकल एजेंटों को रेजिडेंट भी कहा जाता था, क्योंकि ये उन रियासतों में रेजिडेंट रहा करते थे, मुस्लिम रियासतों में क्या करते थे? रहा करते थे। तो ऐसे हालत में राजाओं और ब्रिटिश सरकार के मध्य एजेंट का काम करने वाले होते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट, जिन्हें ब्रिटिश रेजिडेंट भी कहा जाता है और इनको पॉलिटिकल एजेंट भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि विद्रोह 1857 की क्रांति के समय उदयपुर यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो मित्रों, ये था आपका कैप्टन शावर। ये कौन था? आपका कैप्टन शावर। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में क्रांति के समय मुख्य रूप से 6 पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसमें उदयपुर का तो कौन था? कैप्टन शावर था। इसके अलावा भी 5 अन्य रियासतों में अब ये पीए होते थे। तो मैं आपको बता देता हूं इनको कैसे याद रखना है 6 पीओ को। तो अभी एक तो है कोटा, कोटा का था मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था इस समय? मेजर बर्टन। उसके बाद अभी उदयपुर, आपने जाना ही है, उदयपुर यानी मेवाड़, उदयपुर का था कौन? मेजर शावर्स, कैप्टन शावर्स। इसका नाम है कैप्टन शावर्स, कैप्टन शावर्स। इसके बाद जयपुर, जयपुर का था ईडन, जयपुर का कौन था? ईडन। भरतपुर, भरतपुर का था मॉरिसन, भरतपुर का पीए कौन था? मॉरिसन। इसके बाद जोधपुर, जोधपुर का पीए था मॉक मोशन, मॉक मोशन। उदयपुर का पीए, जोधपुर का पीए था मॉक मोशन। और एक था आपका सिरोही का, एक था आपका सिरोही का, और सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था जेडी होल। उसका नाम क्या था? जेडी होल। तो क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख रूप से ये 6 ब्रिटिश रेजिडेंट थे, 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। अब अभी इनको आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है कोटा, कोटा को आप पढ़े कोट, और अब ये मेजर का मतलब होता है बड़ा, और बटन को पढ़े बटन। तो बड़ा बटन कहां लगता है? कोट में लगता है। कहां लगता है बड़ा बटन? कोट में। तो कोट में लगा बड़ा बटन, बड़ा बटन यानी मेजर बटन। तो कोटा का पीए कौन हो गया? मेजर बटन हो गया। इसके बाद उदयपुर, याद कीजिएगा, उदयपुर को आप कहते हैं झरनों की नगरी। उदयपुर झीलों की नगरी तो है ही सही, लेकिन उदयपुर को आप झरनों की नगरी भी कहते हैं। तो झरनों की नगरी कौन हो गया? उदयपुर। कहा? झरना। झरनों की नगरी का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया? झरना। बताइए अंग्रेजी में आप झरने को क्या बोलते हैं? शावर्स कहते हैं। तो अब ये झरनों की नगरी का झरना हो गया। इसके बाद जयपुर, अगर मैं बोलूं जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जयपुर राजस्थान का ईडन गार्डन, राजस्थान का ईडन गार्डन यानी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो वो कहां पर है? जयपुर में। तो जयपुर का पीए कौन हो गया? ईडन गार्डन। जयपुर का पीए कौन हो गया? ईडन गार्डन। फिर अभी है भरतपुर, भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा में आप तोरी मोरी,
तेरी मेरी को क्या बोलते हैं? तोरी मोरी। तो ऐसे हालत में भरतपुर की भाषा तोरी मोरी, मोरी से हो जाएगा मोरिसन। उसके बाद जोधपुर, आप जानते हैं जोधपुर रेगिस्तान में है, मरुस्थल में है। तो जब आपको जोधपुर गर्मी के दिनों में जोधपुर छोड़ दिया जाए तो आपको हो जाएगा लूज मोशन। आज से लूज मोशन छोड़िए, मोक मोशन। जोधपुर गए तो क्या हो गया? मोक मोशन हो गया। और फिर एक सिरोही का था, जेडी होल। इसको कैसे याद करेंगे आप? अब ये राजस्थान के सब ऊंचे ऊंचे पर्वत कहां पर है? सिरोही में। सब ऊंचे ऊंचे पर्वत कहां है आपके? सिरोही में। तो जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वहीं मिलेगा आपको जबरदस्त होल। क्या मिलेगा? जबरदस्त होल। अर्थात कौन? जेडी होल। तो सिरोही का पीए कौन हो गया? जेडी होल। ये राजस्थान में क्रांति के समय ये 6 पीए ब्रिटिश रेजिडेंट थे मुख्य रूप से। तो ऐसे हालत में कोट में हो गया बड़ा बटन यानी मेजर बटन। उदयपुर झरनों की नगरी का हो गया झरना यानी शावर। जयपुर में ईडन गार्डन है यानी जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हो गया ईडन। फिर बात करें भरतपुर की भाषा तोरी मोरी, तो मोरी से मोरिसन। फिर बात करें जोधपुर गए तो क्या हो गया? मोक मोशन, लूज मोशन। आज से छोड़ो लूज मोशन को, छोड़ो आज से क्या याद करो? मोक मोशन। जोधपुर जाएगी तो क्या हो जाएगा? मोक मोशन। गर्मी के दिनों में आप जाओगे, गर्मी में रेगिस्तान में, तो मोक मोशन हो जाएगा। उसके बाद सिरोही में आपके जेडी होल, जबरदस्त होल, क्योंकि सिरोही में ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो वहीं पर आपको क्या मिलेंगे? जबरदस्त होल, जेडी होल। तो ये 6 पीए थे आपके क्रांति के समय। तो देख लीजिए यहाँ पर किसका पूछ रहा है? उदयपुर मेवाड़ का। तो कौन हो जाएगा? मेजर शावर्स, कैप्टन शावर। अब ये विलियम ईडन कहाँ का है? तो जयपुर का है। जॉन लॉरेंस कहीं का भी नहीं था राजस्थान में। मेजर बटन का है तो कोटा का बड़ा बटन है मेजर बटन, कोटा का पीए मेजर बटन। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ये 6 प्रमुख रूप से 6 पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में थे 1857 की क्रांति के समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उदयपुर का पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कैप्टन शावर, झरनों की नगरी का झरना यानी कैप्टन शावर। प्रश्न नंबर 2, प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में आर्य मघाराम वैद्य ने की। संस्थापक कौन है इसके? मघाराम वैद्य। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मघाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल ने मिलकर कलकत्ता में की थी। ध्यान रखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई है? कलकत्ता में हुई है। कब हुई है? तो 1936 में हुई है। किसने की है? तो मघाराम वैद्य ने की है। किसके सहयोग से? मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल के सहयोग से। कहां पर की है? तो कलकत्ता में की है। अब और देखिएगा, राजस्थान के 4 प्रजामंडल ऐसे थे जो अपनी रियासत से बाहर बने। जैसे आपने अभी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न है ये, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो कलकत्ता में हुई, हमने जान लिया। लेकिन इसके अलावा भी 3 अन्य रियासतें ऐसी थी जिनकी स्थापना है, प्रजामंडल की स्थापना है अपनी रियासत से बाहर हुई थी। अब ये कौन कौन थे? तो अभी इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक लिखी है मैंने ऐसे, जज सब बिक भरे, जज सब बिक भरे। अब ये 4 प्रजामंडल, 4 रियासतों के प्रजामंडल है जिनकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई है। तो ध्यान कीजिएगा, जैसे हो जाएगा जैसलमेर, जैसे क्या हो जाएगा? जैसलमेर, और इस जैसे हो जाएगा जोधपुर। तो ऐसे हालत में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई है? तो जैसे जैसे जैसलमेर और जैसे जोधपुर में हुई है। फिर यहां लिखा है स से सिरोही, स से क्या बन जाएगा? सिरोही। और ब से बन जाएगा बंबई, ब से क्या बन जाएगा? बंबई। अर्थात सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई है? बंबई में हुई है। उसके बाद यहां पर लिखा है बी से बीकानेर, अभी बताया मैंने, बीकानेर। क से कलकत्ता, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई है मित्रों? कलकत्ता में। बी से बीकानेर, क से कलकत्ता। और फिर भ से भरतपुर और रे से रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है अभी, उस समय भरतपुर राज्य का स्थान था।
तो भरतपुर, भरत से हो गया भरतपुर, भ से भरतपुर, रे से रेवाड़ी, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई। तो इस प्रकार आप याद कीजिएगा, जज सब बिक भरे, जज जैसलमेर की जोधपुर में, सबसे सिरोही की बंबई में, बिक से बीकानेर की कलकत्ता में, भरे से भरतपुर की रेवाड़ी में। तो इस प्रकार ये 4 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापनाएं अपनी रियासत से बाहर हुई थी। तो ऐसे हालत में ये 4 आपको याद कर लेने से कैसे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर तो क्या हो रहा है आपका, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, 1936 में हुई है। कहां हुई है, बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में हुई है। किसने की है, मघाराम वेद्य ने की। मघाराम वेद्य ने किसकी सहायता से, मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल की सहायता से। कहां पर, तो कलकत्ता में की गई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936। और याद करना, जज सब बिक भरे, आपको काम आने वाला प्रश्न है, हो सकता है परीक्षा में छपरा हो ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ, किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है राजस्थान, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था, बिजोलिया से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है राजस्थान, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत में भी किसान आंदोलनों का प्रारंभ बिजोलिया से हुआ। कहां से हुआ था, बिजोलिया से हुआ था। राजस्थान पूछे तो भी बिजोलिया, और पूरा भारत पूछे तो भी बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत का पहला किसान आंदोलन था। पूरे भारत का कौन सा, पहला किसान आंदोलन था। अभी ये सबसे लंबा भी है, ये किसान आंदोलन सबसे लंबा भी है, और एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन भी है। कोई हिंसा नहीं हुई इसमें, एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन। और भारत में होने वाले सभी किसान आंदोलनों को प्रेरणा देने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। इसी को देखकर, इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर भारत में अन्य आंदोलन हुए थे। राजस्थान में तो हुए ही थे, भारत में भी सारे आंदोलन इसी आंदोलन से मोटिवेट होकर हुए। और आंदोलन, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका प्रारंभ 1897 ईस्वी में हुआ था, और ये चला था कब तक, तो 1941 ईस्वी तक। लगभग कितने सालों तक, 44 वर्षों तक। सबसे लंबा किसान आंदोलन, एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन, और भारत का पहला किसान आंदोलन। तो ऐसे हालत में राजस्थान का भी कौन सा है, ये पहला किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ हुआ है। कब तक चला था, 1941 तक। बिजोलिया, बिजोलिया जिसका प्राचीन नाम है विजयावल्ली, इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या था, विजयावल्ली, जिसका संस्थापक, स्थापना करने वाला अशोक परमार था। बिजोलिया जो ठिकाना है उसकी स्थापना करने वाला कौन था, अशोक परमार, जो मूल रूप से कहां से आया था, भरतपुर का एक स्थान है जगनेर, जगनेर से आया था राणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में। फिर राणा सांगा ने इसी अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। ऊपरमाल की जागीर भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का ऊपर उठा हुआ जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है उसे ऊपरमाल कहा जाता है। उसी का मुख्य गांव था विजयावल्ली। तो अशोक परमार ने इसको अपनी राजधानी बनाकर इसकी स्थापना की थी। तो ऐसे हालत में अशोक परमार इसका संस्थापक हो जाएगा। और अगर यहाँ पूछे कि यहाँ पर किस जाति के किसानों की संख्या ज्यादा थी, तो धाकड़, बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसानों की अधिकता थी। यहां पर थे धाकड़ जाति के किसान। और याद रखना, इस किसान आंदोलन का प्रारंभ तो साधु सीताराम दास ने किया था। इस किसान आंदोलन का प्रारंभ तो किसने किया है, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने तो इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। और इसका वास्तविक जनक अगर पूछे आंदोलन को चलाने वाले, तो वह है विजय सिंह पथिक। वो कौन थे आपके, विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह, इनका मूल नाम क्या है, भूप सिंह। तो ये किसान आंदोलन पूरे भारत का पहला किसान आंदोलन है, जिसे हम राजस्थान का भी पहला किसान आंदोलन कहते। तो कब स्टार्ट हुआ है, तो 1897 से लेकर 1941, 3 चरणों में चला है। कितने चरणों में चला था, 3 चरणों में। आगे आने वाले प्रश्नों में मैं और भी आपसे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करूंगा, पर सामान्यतः आपको कम से कम इतनी सारी बातें तो याद होनी ही चाहिए। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में एक ही आंदोलन, जनजातियों के आंदोलन नहीं, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया,
ध्यान दीजिएगा, एक ही आंदोलन का प्रारंभ करने वाले, एक ही आंदोलन चलाने वाले हैं मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल तेजावत ने भीलों और गरासियों के समर्थन में अभी के इन पर जो अत्याचार हो रहे थे, इन पर जो शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध में एक होकर जो आंदोलन चलाया गया उसे कहा जाता है एक ही आंदोलन। अभी के इस आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ चित्तौड़ में पड़ती है राशमी तहसील के मात्र कुंडिया नामक स्थान से किया था। इस आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया था? मात्र कुंडिया नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस आंदोलन, एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अब ये मात्र कुंडिया, इस मात्र कुंडिया को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते। मात्र कुंडिया को ही क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। तो अब ये मात्र कुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने यहां पर भीलों और गरासियों के समर्थन में एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। इस 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। इस 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार। तो मेवाड़ पुकार के नाम से इन्होंने 21 मांगे रखी थी मेवाड़ सरकार के सामने। फिर आप देखिएगा 6 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में निमड़ा नामक स्थान पर, विजयनगर के निमड़ा नामक स्थान पर एकत्रित भीलों पर मेवाड़ सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। इसमें लगभग 1200 भील मारे गए थे। निमड़ा हत्याकांड हुआ था इसी आंदोलन के दौरान। एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। भीलों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा कहे जाते मोतीलाल तेजावत। कोलियारी नामक गांव में 1886 में इनका जन्म एक ओसवाल जैन परिवार में हुआ था और इन्होंने ही भीलों और गरासियों के समर्थन में उनको एक करके, किसके विरुद्ध? राजा और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक करके जो आंदोलन चलाया गया उसे क्या कहा गया? एक ही आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ मोतीलाल तेजावत में 1921 में चित्तौड़ की राशमी तहसील के मात्र कुंडिया नामक स्थान से किया था, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। और इन्होंने इनके समर्थन में 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ पुकार। तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के मसीह, ओसवाल जाति के हैं मोतीलाल तेजावत। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, राजस्थान का जो निर्माण हुआ, उस समय पर राजस्थान में अब 19 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तथा एक क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेज शासित प्रदेश। और ये था कौन सा? अजमेर। तो आज आप जो राजस्थान देखते हैं, इसका निर्माण किससे मिलकर हुआ है? 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने, ठिकानों का मतलब होता है छोटी रियासतें, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, अंग्रेजों की राजधानी अजमेर को मिलाकर आपका ये राजस्थान बनाया गया है। अच्छा, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था ये 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ और कब तक चला? तो ये चला है 1 नवंबर 1956 तक। 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में, कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया था, राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो ऐसी हालत में एकीकरण के समय, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? आप कितनी स्वतंत्रता के समय? तो 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसका नाम क्या था? अजमेर। और राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ है? तो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ है और 7 चरणों में चला है। कब तक चला है? तो 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान का निर्माण पूर्ण कब हो गया था? आपसे बोले राजस्थान कब अस्तित्व में आ गया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूरा हो गया, जो आप राजस्थान देख।
इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसका क्या नाम है, अजमेर। प्रश्न नंबर 6, कालीबंगा सभ्यता, प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न आ रहा है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनका पूछने का मतलब है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले जो विद्वान थे वो थे अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले विद्वान का क्या नाम है, अमलानंद घोष ने 1952 में 1952 ईस्वी में आदिवासी सभ्यता की खोज की थी। तो खोजकर्ता सबसे पहले श्रेय मतलब सबसे पहले प्रकाश में कौन लेकर आए, तो अमलानंद घोष, यानी खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने की। फिर आदिवासी सभ्यता की खुदाई, इस सभ्यता की खुदाई करवाएगी 2 लोगों के द्वारा, एक तो थे बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, एक तो कौन है, बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, और एक है आपके बी के थापर, एक कौन है, बी के थापर, बालकृष्ण थापर ने की देखरेख में आदिवासी सभ्यता की खुदाई करवाई गई थी। अब अभी जो कालीबंगा सभ्यता है इसके ये थी कहां पर, तो अभी ये हनुमानगढ़ जिले में। भाई कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहां पर, मतलब कहे कि कालीबंगा सभ्यता कहां विकसित हुई थी, इसकी स्थिति क्या थी, तो ये हनुमानगढ़ में थी। हनुमानगढ़ में आदिगा इसके समय, इसका समय 2800 ईसा पूर्व, तो 2800 ईसा पूर्व के समय पर यहां पर बहती थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी के किनारे थी ये, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ही दृश्यद्वती नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को ही क्या कहा जाता है, दृश्यद्वती नदी। सिंधु काल में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, तो ये सिंधु सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता है कालीबंगा, तो ये सरस्वती नदी के किनारे थी। इसको हम क्या बोलते हैं, दृश्यद्वती नदी। लेकिन ये नदी अभी क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। तो इसके स्थान पर अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विद्यमान थी, जिसकी खोज सबसे पहले किसने की है, अमलानंद घोष ने की है। इसकी खुदाई किसने करवाई है, तो बीवी लाल और बी के थापर ने करवाई। ये कहां पर थी, तो हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी या दृश्यद्वती नदी के किनारे, जहां वर्तमान में घग्गर नदी बहती के किनारे ये सभ्यता स्थित थी। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है दशरथ शर्मा ने। ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर चौराहे बने हुए, पक्की सड़कें थी, तो ऐसे हालत में नगरीय सभ्यता थी। इसे बहुधान्य कटक कहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनाज का कटोरा, बहुत सारे अनाज मिले। इसे दीनी बस्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। यहाँ से जूते हुए खेत मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले, यहाँ पर ऊंट की हड्डियां मिली है, बच्चे का शव मिला है, हाथी दांत का कंघा मिला है, कांसे का शीशा मिला है, शंख के आभूषण मिले, लकड़ी की नालियां मिली है, लकड़ी की छतें मिली है, पत्थर के बाट मिले, खड़िया के सिक्के मिले, इसके बाद पक्की नालियां भी मिली है यहाँ से। इसके अलावा इस सभ्यता से आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, सिंधु लिपि के प्रमाण मिले, ऐसी कई सारी चीजें इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। तो ये सभ्यता कालीबंगा सभ्यता तो सबसे पहले प्रकाश में कौन लेकर आए, तो अमलानंद घोष। कब लेकर आए, 1952। और कहां पर थी, तो हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे, जिसके स्थान पर अभी वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है, घग्गर। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भारत का अंतिम सम्राट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, तो ऐसे हालत में आप देखिएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, गजनी का शासक मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध थे, तो आप देखिए एक तो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, एक तो युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तो इस युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी पराजित होकर भाग गया था, तो ये युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। फिर अगले ही साल मोहम्मद गौरी फिर आदम का तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन नामक स्थान करनाल हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान ने जीता, लेकिन दूसरे युद्ध में
राजा मोहम्मद गौरी ने चालाकी का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके मार दिया था और अजमेर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो युद्ध लड़े गए। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध जो कब हुआ 1192। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की चालाकी की वजह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय लड़ते हुए मारे गए थे और अजमेर और दिल्ली पर अधिकार हो गया था मोहम्मद गौरी। तो इनके दोनों के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े। प्रश्न नंबर 8, दानवन दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, यह आ गया आपका अब दुर्गों से जुड़ा हुआ, कल्चर संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न। स्थापत्य आ गया। दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। दानवन दुर्ग, ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान, रेत में स्थित किले को क्या बोलते हैं? दानवन दुर्ग कहते हैं। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार के किले पाए जाते हैं। इसके अनुसार शुक्र एक दार्शनिक है, तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के? 9 प्रकार के किले पाए जाते हैं। तो ऐसी हालत में अब ये 9 प्रकार कौन कौन से? एक तो हो गया आपके पास दानव दुर्ग। तो दानव दुर्ग का मतलब हो गया कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? रेत ही रेत हो। अब आप देखते हैं राजस्थान में रेत है, तो ऐसे हालत में जैसलमेर, भटनेर और एक हनुमानगढ़, वहां भटनेर, हनुमानगढ़ और एक चूरू। तो ये चूरू का जो किला है, ये तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं? दान दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो एक तो हो गया आपका ये रेत वाला किला। एक हो जाता है पारिधि दुर्ग। पारिधि दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बना हुआ हो? परकोटा बना हुआ हो। एक हो जाता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। एक हो जाता है वन दुर्ग। वन दुर्ग, वन से नाम से पता लग रहा है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ घने जंगल में, घने वन में स्थित किला। एक हो जाता है आपका गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग जिसको औदक दुर्ग भी कहते हैं। तो ऐसा समझ कीजिएगा, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब हो गया पर्वत पर स्थित किला। गिरि दुर्ग का मतलब क्या हो गया? पर्वत पर स्थित किला, ऐसा किला जो पर्वत पर स्थित हो। उसके बाद आ गया जल दुर्ग। जल दुर्ग जिसे ही क्या बोलते हैं? औदक दुर्ग कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल ही जल हो। गागरोन और भैंसरोडगढ़ 2 किले ऐसे जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो जल दुर्ग हो जाएगा। एक हो जाता है सहाय दुर्ग। एक कौन सा दुर्ग है? सहाय दुर्ग, जिसमें हमेशा सहायता करने वाले बंधुजन रहते हैं। एक प्रकार बताया इन्होंने सैन्य दुर्ग, जिस किले में हमेशा सैनिक रहते हो, तो सैन्य दुर्ग बताया। और एक दुर्ग बताया शुक्र नीति के अनुसार एरन दुर्ग। एरन दुर्ग, तो जहां पहुंचने का रास्ता कठिन हो उसे कहेंगे हम एरन दुर्ग। तो अभी ये राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार कुल कितने प्रकार के किले? 9 प्रकार के किले पाए जाते हैं। एक दानव दुर्ग हो गया जो रेत में स्थित किला है। पारिधि दुर्ग हो गया जिसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा बना हो। एक पारिक दुर्ग हो गया जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, खाड़ हो। एक वन दुर्ग हो गया जो घने वन में स्थित हो। गिरि दुर्ग पर्वत पर स्थित किला। जल दुर्ग या उदक दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल ही जल हो। सहाय दुर्ग जिसमें हमेशा सहायता करने वाले राजा के बंधुजन रहते हो। सैन्य दुर्ग जिसमें हमेशा सैनिक रहते हो। ऐसा दुर्ग एरन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का रास्ता कठिन हो, तो इस तरह ऐसे दुर्ग को कहते हैं एरन दुर्ग। तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रकार के? 9 प्रकार के किले पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है दानव दुर्ग। तो दानव दुर्ग का मतलब क्या हो रहा है? ऐसा दुर्ग जो रेत में स्थित हो। रेगिस्तान, राजस्थान में है रेगिस्तान, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान या रेत में स्थित किला, दानव या दानवन दुर्ग कहलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। ध्यान देना, ये जो छतरी है राजस्थान की सबसे ज्यादा खंभों की छतरी है, सबसे बड़ी छतरी इसको माना जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया बूंदी में? अभी इसका निर्माण करवाया था महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह, महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा के लिए, देवा की याद में बनवाया था। तो और अब ये देखिएगा बूंदी में देवपुरा गांव में स्थित है। गांव हो गया ये देवपुरा। तो ऐसे हालत में देवा की याद में ही इस छतरी को बनवाया था। किसने? महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने। 84 खंभों की छतरी, सबसे बड़ी छतरी है ये राजस्थान की। इसके बाद आती है मूसी महाराणे की छतरी, 80 खंभों की छतरी है जो अलवर में।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कहां पर, बूंदी में। किसने निर्माण करवाया है, अनुरुद्ध सिंह ने, और किसकी याद में, अपने भाई देवा की याद में छतरी को इन्होंने बनवाया। प्रश्न नंबर 10, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, यह है आपके आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला का पहली बार वर्गीकरण विभाजन करने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है आनंद कुमार स्वामी को। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था राजपूत पेंटिंग। इसका नाम था राजपूत पेंटिंग। तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला को 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला को कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया है। अब ये कौन कौन से भाग है इन्होंने बताया, एक तो मेवाड़ स्कूल, एक तो क्या बताया इन्होंने, मेवाड़ स्कूल, जिसे आप मेवाड़ चित्रशैली कहते हैं। मेवाड़ जिसके अंतर्गत उदयपुर, चावंड, नाथ द्वारा, देवगढ़ आदि चित्रशैलियां आप पढ़ते हैं। तो एक तो मेवाड़ स्कूल बताया, एक बताया मारवाड़ स्कूल, एक कौन सा बताया, मारवाड़ स्कूल, या ध्यान रखना मारवाड़ स्कूल या चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, जैसलमेर आदि, किशनगढ़ सबसे प्रमुख चित्रशैली किशनगढ़ 20 की उपशैलियों के अंतर्गत आती है। एक बनवाया इन्होंने आमेर, आमेर का मतलब ढूंढाड़, ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, आमेर स्कूल, जयपुर चित्रशैली, आमेर चित्रशैली या ढूंढाड़ चित्रशैली। अब ये ढूंढाड़ चित्रशैली जिसके अंतर्गत आप जयपुर पढ़ते हैं, आमेर पढ़ते हैं, इसके अलावा उनियारा पढ़ते हैं, इसके अलावा अलवर चित्रशैली, शेखावटी के भित्ति चित्र देखते हैं, तो ये ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं। और एक इन्होंने भाग बनाया हाड़ौती स्कूल के नाम से। किस नाम से बनाया, हाड़ौती स्कूल या चित्रशैली, हाड़ौती स्कूल, जिसके अंतर्गत आप बूंदी, कोटा और झालावाड़ चित्रशैलियों को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वर्गीकरण, वैज्ञानिक विभाजन करने का श्रेय आनंद कुमार स्वामी को जाता है। इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक स्कूल में, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में आगे इस राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, तो मेवाड़ स्कूल या चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ स्कूल या ढिंडवाड़ चित्रशैली, या हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती चित्रशैली में 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, वैज्ञानिक विभाजन किया है पहली बार। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, थेवा कला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थेवा कला, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो आप देखिएगा, ये है सोनी परिवार, और ये सोनी परिवार कहां का है, तो याद रखना थेवा कला कहां की प्रचलित है, प्रतापगढ़ की। कहां की प्रचलित है, प्रतापगढ़। ध्यान रखना, ये कला संपूर्ण विश्व में प्रतापगढ़ के एकमात्र इसी राज सोनी परिवार के पास है। किस परिवार के पास है, इसी राज सोनी परिवार के पास है। अभी इस कला के प्रवर्तक यानी इस कला को प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो इसके प्रवर्तक है नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रारंभ करने वाले, इस कला को शुरू करने वाले। अब ये थेवा कला है क्या, तो अभी ये क्या है कि इसमें क्या करते हैं ये लोग, बेल्जियम से हरा नीला लाल सफेद, हरा नीला लाल सफेद कांच मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं, कांच। कांच का मतलब है कांच के बर्तन मंगवाते हैं। बेल्जियम के हरे नीले लाल काले और लाल सफेद कांच पर सोने की मीनाकारी करना। इसकी मीनाकारी, ये सोने की मीनाकारी करना या चित्रकारी करना, सोने की मीनाकारी या चित्रकारी करना ही क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। और ध्यान देना, ये जो कला है मित्रों, ये कला पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रतापगढ़ के एकमात्र राज सोनी परिवार, इनको राज सोनी परिवार का दर्जा दिया था महाराजा सावंत सिंह ने। तो इसी प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार के पास ये कला है पूरे संसार में। इस कला के प्रवर्तक कौन है, इस कला के प्रवर्तक है नाथूजी सोनी।
और इस कला में करते क्या है, तो बेल्जियम के हरे नीले लाल और सफेद कांच पर अब ये सोने की मीनाकारी करते, चित्रकारी करते, इसे ही थेवा कला कहते हैं। और इस कला के अब ये जो अगर आपसे पूछ ले प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो एक महेश सोनी है। इस कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, महेश सोनी, जिनको 2015 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। महेश सोनी को इसके लिए किसका पुरस्कार मिला है, पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जगदीश सोनी, रामविलास सोनी, राम प्रसाद सोनी और आर्य महेश सोनी, ये इसके प्रमुख कलाकार है। और वर्तमान कलाकार यदि आपसे पूछ लिए जाए, वर्तमान कलाकार है इसके गिरीश कुमार सोनी। वर्तमान कलाकार कौन है, तो गिरीश कुमार सोनी। वर्तमान कलाकार इसके गिरीश कुमार सोनी। तो ये थेवा कला सोनी परिवार के पास है पूरे संसार में। कहां का सोनी परिवार है, तो प्रतापगढ़ का। इनको राज सोनी परिवार का दर्जा प्राप्त है। प्रवर्तक है नाथूजी सोनी। और इस कला के लिए महेश सोनी को क्या मिला है, 2015 में मिला है पद्मश्री का पुरस्कार। वर्तमान कलाकार कौन है इस कला के, तो गिरीश कुमार सोनी। इसमें क्या करते हैं, तो बेल्जियम के हरे नीले लाल और सफेद कांच पर सोने की चित्रकारी मीनाकारी करते हैं, इसे ही थेवा कला कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, चिरमी। चिरमी राज्य के किस क्षेत्र में, अब ये चिरमी एक पौधा होता है। चिरमी क्या होता है, एक पौधा। ये राजस्थान के पूर्वी मैदान में मिलता है। कहाँ मिलता है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में। तो अब ये चिरमी जो है एक पौधा होता है और इस पौधे का नाम है, ये जो पौधा है इस पौधे को संबोधित करते हुए सुहागिन महिलाएं जो होती है, इस पौधे को संबोधित करते हुए सुहागिन महिलाएं जो होती हैं वो अपने पिताजी, अपने पिताजी और अपने भाई, अपने पिता और अपने भाई को संबोधित करते हुए, मतलब उनका इंतजार कर रही है ससुराल में। तो चिरमी को संबोधित करते हुए सुहागिन महिला जो है अपने पिता और भाई को याद करती है। चिरमी, चिरमीरा डाला चार, ये एक बहुत लोकप्रिय गीत है राजस्थान का। तो चिरमी एक पौधे का नाम है और ये एक गीत भी है। चिरमी क्या है, गीत भी है। तो ये चिरमी नामक जो पौधा है वो हमको कहाँ मिलता है, पूर्वी मैदान में मिलता है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में हमको ये पौधा मिलता है। तो इसे आज यह सुहागिन महिलाएं संबोधित करते हुए अपने भाई और अपने पिता का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है अपने ससुराल। चिरमी एक गीत भी, और उस गीत को गाते हुए वो क्या कर रही है अपने भाई और अपने पिताजी का इंतजार कर रही है अपने ससुराल। ये मिलेगा आपको पूर्वी मैदान। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है। अब ये राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। कौन सा है, घूमर, जिसे नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, इसे ही सभी नृत्यों का सिरमौर, मुकुट कहा जाता है। अब ये जो नृत्य है ये संपूर्ण राजस्थान में, ये नृत्य जो है घूमर नृत्य जो है ये संपूर्ण राजस्थान में महिलाओं के द्वारा, इसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर, कोई भी मांगलिक अवसर है, शुभ अवसर है, उस समय पर महिलाएं जो है वो इस नृत्य को संपूर्ण राजस्थान में करती हैं। अब आप ये जो नृत्य है घूमर नृत्य, इसमें क्या करते हैं महिलाएं, अब महिलाएं जो है ना घूम घूम कर क्या करती हैं, घूम घूम कर एक बड़ा ही मनमोहक रंग नृत्य करती हैं। तो ऐसे हालत में ये घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम घूम यानी घूमर पड़ा है। इसमें लहंगे का घूम मतलब महिलाएं घूम घूम कर नृत्य करती, तो मतलब इसमें क्या होता है कि महिलाओं का हाथों का लचकदार संचालन बड़ा दर्शनीय होता है। तो घूम घूम कर नृत्य करने के कारण इसको घूमर कहा गया। और यह संपूर्ण राजस्थान में महिलाओं के द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर, इसलिए इसको राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं, सभी नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, और सभी नृत्यों को लोक नृत्य का इसको मुकुट कहते हैं, सिरमौर भी इसको कहा जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है आपका, घूमर नृत्य, संपूर्ण राजस्थान में महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, ये भी नृत्य से संबंधित कच्ची घोड़ी, कच्ची नहीं है ये, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य, ध्यान दीजिएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
केवल किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर। अवसर है इसका विवाह। और आगे ये राजस्थान का प्रमुख व्यवसायिक नृत्य है। ये राजस्थान का प्रमुख व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसाय करते हैं इससे, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? तो मुख्य रूप से शेखावाटी, शेखावाटी के साथ साथ नागौर, नागौर के स्थान है परबतसर, कुचामन डिडवाना, कुचामन डिडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख व्यवसायिक नृत्य है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में क्या करते हैं मित्रों? इसमें बांस या लकड़ी की बनी घोड़ी, बांस या लकड़ी की घोड़ी के भीतर खड़े होकर, ऊपर नहीं बैठना है, टूट जाएगी वो। बांस या लकड़ी की घोड़ी के भीतर खड़े होकर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मतलब 2-3 पुरुष उधर होते हैं, 2-3 पुरुष इधर होते हैं। तो इधर उधर वाले पुरुष इधर आते हैं घोड़ी लेकर, घोड़ी पर कपड़ा डाल रखा है बाकायदा, हाथ में तलवार ले रखी, विरोचित वेशभूषा धारण करके बांस या लकड़ी की घोड़ी के भीतर खड़े होकर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 2-3 पुरुष उधर है घोड़ी लेकर और 2-3 पुरुष इधर है, तो वो इधर से इधर आएंगे और इधर वाले उधर जाएंगे। तो इस नृत्य के दौरान, और ये फूल के बनने, इस नृत्य के दौरान फूल के बनने या बिखरने का दृश्य दिखाई देता है। फूल के बनने या बिखरने का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो केवल पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर शेखावाटी, नागौर, परबतसर, कुचामन, डिडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाने वाला प्रमुख व्यवसायिक नृत्य है। इस नृत्य में बांस या लकड़ी की घोड़ी के भीतर, पुरुष के द्वारा बांस या लकड़ी की घोड़ी के भीतर खड़े होकर विरोचित वेशभूषा धारण करके, हाथ में तलवार लेकर आगे पीछे होकर ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य के दौरान फूल के बनने और बिखरने का दृश्य दिखाई देता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, नाम याद रखो, कच्ची घोड़ी, बांस या लकड़ी की घोड़ी है तो कच्ची घोड़ी। तो इस प्रकार ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है विवाह के अवसर। प्रश्न नंबर 15, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, ध्यान दीजिएगा, संत संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रश्न लिया है। राम स्नेही संप्रदाय, इस संप्रदाय की पीठ है शाहपुरा में, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामचरण जी। तो रामचरण जी ने ही शाहपुरा में इस राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, मुख्य पीठ की स्थापना की थी। तो शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है? राम स्नेही संप्रदाय की। और किसने चलाया ये संप्रदाय? तो रामचरण जी ने। तो ये पीठ भी किसने बनाई है? रामचरण जी ने ही बनाई। अच्छा, यहां पर मैं आपको राम स्नेही संप्रदाय की अन्य पीठ बता देता हूं। एक ट्रिक से याद रखना, दर राखे हरि सिंह, दर राखे हरि सिंह। तो अभी क्या इसकी अन्य पीठ भी है। द से दरियाव जी, द से हो जाएगा दरियाव जी, र से हो जाएगा रेण, एक पीठ है इसकी रेण नागौर में। अन्य पीठ, मुख्य पीठ तो शाहपुरा में, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ तो कहां पर है? शाहपुरा में। लेकिन इसकी अन्य पीठें भी है राजस्थान में। तो दर राखे हरि सिंह, तो ऐसे हालत में द से दरियाव जी और रे से रेण, यानी नागौर में एक पीठ है। इसके बाद राखे, यानी अब ये रा से रामदास जी, रा से रामदास जी ने खेड़ापा में बनाई है, एक पीठ है कहां पर? खेड़ापा। फिर हरि सिंह, तो हरि से हो जाएगा हरि रामदास जी, हरि से हो जाएगा हरि रामदास जी। हरि रामदास जी ने बनाई है सिंहतल में। हरि रामदास जी ने इस संप्रदाय की अन्य पीठ बनाई थी कहां पर? सिंहतल में। तो दर राखे हरि सिंह, दरियाव जी रेण, रामदास जी खेड़ापा, हरि रामदास जी ने सिंहतल में बनाई। और मुख्य पीठ, इसकी स्थापना इस संप्रदाय के प्रवर्तक, इस संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले रामचरण जी, रामचरण जी ने शाहपुरा में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है शाहपुरा।
प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? ध्यान देना, पंचपीर, पंचपीर का मतलब क्या होता है? पंचपीर का मतलब ऐसा यह होता है कि ऐसे लोग देवता जिन्हें हर जाति हर धर्म के लोग पूजते हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो अब ये राजस्थान के 5 लोक देवता ऐसे हैं जो पंचपीरों में शामिल है। अब ये 5 कौन कौन है? तो आप याद कर लीजिए इसको, गोपाराम मेह, एक शब्द के माध्यम से, गोपाराम मेह, ये 5 आपके लोक देवता ऐसे हैं जो पंचपीरों में शामिल है, जिनकी पूजा हर जाति हर धर्म के लोग करते हैं। अब आगे गो से हो जाएंगे गोगा जी, गो से कौन हो जाएंगे? गोगा जी। पा से हो जाएंगे पाबू जी, राम से हो जाएंगे रामदेव जी, में से हो जाएंगे मेहा जी, मेहा जी मांग लिया, और हा से हो जाएंगे हड़बू जी। तो अभी पंचपीरों में शामिल लोक देवता कौन कौन से हो गए? गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी को नागराज का अवतार कहते हैं, जहर पीर कहते हैं, सांपों के देवता इनको कहते हैं। उसके बाद बाबू जी लक्ष्मण का अवतार है, इन्हें आप ऊंटों के देवता कहते हैं, प्लेग रोग का रक्षक कहते हैं, और लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, और ये भी गायों के रक्षक है, गोगा जी भी गायों के रक्षक है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं, राम सा पीर, पीरों का पीर। इसके बाद रुणेचारा धनी इनको कहते हैं, नीला घोड़ारा सवार इनको कहते हैं। मेहा जी मांगलिकों के इष्ट देव माने जाते हैं, पंचपीरों में शामिल है। हरबू जी, हरबू जी को अब यह हाड़ फाड़ का देवता, प्लेग रोग का रक्षक इनको कहा जाता है। क्षमा कीजिएगा, प्लेग रोग का रक्षक आपके बाबू जी। हरबू जी इनको कहा जाता है शगुन शास्त्र के ज्ञाता, इनको कहा जाता है चमत्कारी पुरुष, योगी सन्यासी, हरबू जी। तो ऐसे अर्थ में ये 5 लोक देवता पंचपीरों में शामिल है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो देख लीजिए कौन नहीं है। बाबू जी हैं, तेजाजी नहीं है। देख लीजिए तेजाजी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। याद रखना, तेजाजी राजस्थान के सर्वप्रमुख लोक देवता है, लेकिन वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। रामदेव जी भी है और गोगा जी भी है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता में सुमेलित नहीं है? अर्थात लोक देवता दे रखे हैं यहाँ पर और उनकी माता जी का नाम सामने दे रखा है, तो कौन सा ऐसा लोक देवता है जिसकी माता जी सही नहीं है? राम प्यारी, तेजा जी राम प्यारी नहीं, यही गलत है। रामदेव जी की मैना दे, बापू जी की कमला दे, इनकी बाछल दे, बिल्कुल ठीक है। तेजा जी, तेजा जी की मम्मी का नाम है राम कुंवरी, की मम्मी का क्या नाम है? राम कुंवरी या राज कुंवरी, मम्मी का नाम है राम कुंवरी या राज कुंवरी। और तेजा जी के पापा थे ताहर जी, तेजा जी के पापा का क्या नाम है? ताहर जी जाट। उसके बाद इनकी पत्नी थी पेमल, तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल, मम्मी का नाम है राम कुंवरी या राज कुंवरी। रामदेव जी की मम्मी मैना दे थी, इनके पापा अजमल जी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो है नेतल दे निहाल दे। बाबू जी की मम्मी का नाम है कमला दे, पापा थे इनके धांधल जी राठौड़, मम्मी कमला दे, और इनकी पत्नी है फूलम दे, सुप्यार दे, जिनको सोडी कहते हैं। बाबू जी की पत्नी फूलम दे, सुप्यार दे या सोडी। और गोगा जी की मम्मी बाचल दे, इनके पापा जेवर जी हैं, और इनकी जो पत्नी है, गोगा जी की जो पत्नी है वो है केलम दे, बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री। तो ऐसी हालत में यहाँ पर तेजा जी की जो मम्मी दे रखी है उनका नाम होना चाहिए राम कुंवरी या राज कुंवरी। तो ऐसी हालत में यहाँ पर ये सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, चरणामृत मिलता है, शराब का चरणामृत मिलता है। तो ऐसे हालत में ये देवी कौन सी है आपकी? ये है आपकी शिला देवी। ये है आपकी कौन सी देवी? शिला देवी। आमेर जयपुर में बनी हुई है। आमेर जयपुर में इस मंदिर का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था। आमेर के राजा हुए थे मानसिंह फर्स्ट, फर्जंद अकबर का पुत्र। तो मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण, अब यह
मानसिंह फर्स्ट ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण बंगाल, बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था केदार, बंगाल ढाका, बांग्लादेश बंगाल, उस समय बंगाल था वो, तो बंगाल ढाका के राजा थे केदार, तो इस केदार को पराजित किया, केदार को पराजित किया। और शिला देवी, ये शिला देवी की मूर्ति अभी मानसिंह फर्स्ट आमेर से बंगाल से लेकर आया था। कहां से लेकर आया था? बंगाल से, केदार नामक शासक को पराजित करके। और इसी मूर्ति से इसी मानसिंह फर्स्ट ने आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया। तो अभी इस मंदिर, ये जो मंदिर है आपका, इस मंदिर को दुग्ध धवल मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को क्या बोलते हैं? दुग्ध धवल मंदिर, दुग्ध धवल मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर के ऊपरी भाग पर पंचदेवों की मूर्तियां बनी हुई है। पाल शैली का मंदिर है ये, क्योंकि ये मूर्ति बंगाल की है, तो पाल शैली के मंदिर आपको बंगाल में मिलेंगे। पाल शैली का मंदिर है ये। और अभी इसी मंदिर में भक्त की इच्छा अनुसार उसको शराब या जल चरणामृत के रूप में, किस रूप में दिया जाता है? चरणामृत, चरणामृत के रूप में अब यह भक्त को शराब या जल दिया जाता है, भक्त की इच्छा अनुसार। अगर भक्त कहेगा शराब का चरणामृत दो तो शराब का मिलेगा, नहीं तो उसको जल, चरणामृत के रूप में जल दिया जाता है। तो किस मंदिर की बात कर रहे हैं? शिला देवी की। कहां पर है? आमेर में। किसने बनवाया है? मानसिंह फर्स्ट ने। कहां से लाया मूर्ति? बंगाल के केदार को हराकर बंगाल से लाया। इस मंदिर को दुग्ध धवल मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पाल शैली में। और इस मंदिर की मूर्ति के ऊपरी भाग पर पंचदेवों की मूर्तियां बनी हुई है, जहां पर चरणामृत के रूप में भक्त को शराब या जल दिया जाता है। ये है आपका आमेर किले के अंदर है, जयपुर। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला अभी ये लगेगा आपका नवंबर माह। अगर आप देखिए हिंदी तिथियों के अनुसार तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा, और ये कार्तिक पूर्णिमा लगभग नवंबर में आती है। कब आती है? नवंबर में। तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि तो है कार्तिक पूर्णिमा, और आपको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीना पूछे तो नवंबर में। अभी इस टाइम पर कार्तिक पूर्णिमा में राजस्थान में 4 मेले लगते हैं। तो एक तो ये पुष्कर का मेला जो अजमेर में भरता है, इसके अलावा अभी एक कोलायत, कोलायत में कपिल मुनि का मेला, कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है। कोलायत स्थान पड़ता है बीकानेर, यह भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसके बाद अभी का चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला भरता है झालरा पाटन में इसी दिन। झालरा पाटन जो कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला ये भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसके बाद आप देखिएगा एक भरता है कपिलधारा का मेला, कपिलधारा, कपिलधारा का मेला 12 में भरता है, सहरा जनजाति का मेला है ये। एक भरता है केशोराय पाटन का मेला, केशोराय पाटन, केशोराय पाटन का मेला, केशोराय पाटन पड़ता है बूंदी में। तो कुल मिलाकर कार्तिक पूर्णिमा पर ये 5 मेले भरते हैं नवंबर माह में। एक तो पुष्कर का मेला, एक कोलायत में कपिल मुनि का मेला, एक चंद्रभागा मेला झालरा पाटन, एक कपिलधारा का मेला 12 में, और एक केशोराय पाटन का मेला बूंदी में भरता है। तो पुष्कर का मेला किस माह में भरता है? नवंबर माह में। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछे तो कार्तिक पूर्णिमा के गुरु नानक जयंती के दिन ये मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये इस दिन ये 5 मेले भरते हैं राजस्थान में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा के दिन। किस दिन होता है? माघ पूर्णिमा। और ये जो बेणेश्वर नामक स्थान है ये नवा टापरा गांव में, नवा टापरा गांव जो डूंगरपुर जिले में पड़ता है। अभी इसको ये जो आपका बेणेश्वर गांव में इसकी स्थापना संत माऊजी महाराज ने की। संत माऊजी महाराज, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की है? संत माऊजी महाराज ने। 1727 का टाइम है, इन्होंने इसको वेण वृंदावन धाम नाम दिया था।
दसोड़े आंदोलन चलाया था भीलों के उत्थान के लिए संत माऊजी महाराज ने। तो 1727 में गुरुवार के दिन माघ शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने वेण वृंदावन धाम, इसे आप क्या बोलते हैं, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो यहाँ पर माघ महीने में, माघ महीने की पूर्णिमा को, आप ये बेणेश्वर जो स्थान है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। एक तो सोम नदी है, एक माही नदी है और एक जाखम नदी है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर ये जो मेला भरता है, इस मेले को भीलों का महाकुंभ कहते हैं। इस मेले को क्या बोलते हैं, भीलों का महाकुंभ, यानी सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो ये भरता है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को। और ये बेणेश्वर धाम कहां पर है, नवा टापरा डूंगरपुर में। किसने स्थापना की है, तो संत माऊजी महाराज ने 1727 में वेण वृंदावन धाम के नाम से इसकी स्थापना की। तो यहीं पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, जिसे भीलों का महाकुंभ कहते हैं। भील जनजाति के लोग इसी त्रिवेणी संगम में अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो ये बेणेश्वर मेला कब आयोजित हो रहा है, माघ पूर्णिमा के दिन, नवा टापरा गांव डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 21, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकलती? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकलती है? तो मित्रों ये निकलती है कब, श्रावण मास में, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया इस दिन मनाते हैं राजस्थान में छोटी तीज। तो छोटी तीज की सवारी जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये कब मनाया जाता है, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अभी इस दिन, छोटी तीज के दिन, महिलाएं जो हैं वो लहरिया पहनती है। महिलाएं क्या पहनती है, लहरिया पहनती है। और इसी दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। छोटी तीज से राजस्थान में क्या माना जाता है, त्योहारों का आगमन, त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार से, छोटी तीज से, श्रावण की तीज से, हरियाली तीज से राजस्थान में त्योहारों की बावड़ी आती है। और ले डूबी गणगौर, गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है। और तो आप देख रहे हैं कि जयपुर में इस तीज की, छोटी तीज की सवारी कब निकलती है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण मास में निकलती है। इस दिन महिलाएं जो है वो व्रत करती है और लहरिया धारण करती है। और इसी दिन से राजस्थान में क्या माना जाता है, त्योहारों का आगमन, प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, मेहमंद आभूषण, मेहमंद आभूषण पहना जाता है, बताइए कहां पहना जाता है, सिर पर। मेहमंद आभूषण कहां पहना जाता है, सिर पर। सिर पर पहने जाने वाले अन्य आभूषण, सिर पर शीश रख, सिर पर शीश रख, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। और सिर पर पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण, सिर में पहने जाने वाले आभूषण मेहमंद में से क्या हो जाएगा, मेहमंद। तो ये मेहमंद कहां पहना जा रहा है, सिर पर पहना जा रहा है। फिर शीश, शीश से हो जाएगा शीश फूल, शीश फूल। रख से हो जाएगा रखड़ी, हेयर बैंड की तरह होता है ये रखड़ी, सिर पर रख दिया जाता है एक तरह से, महिलाओं के द्वारा इसको सिर पर पहना जाता है। बोर, बोरला, बोर या बोरला यहां आगे लटकाती महिलाएं। हीकड़ा, ही से हो जाएगा हीकड़ा, तो हीकड़ा आभूषण महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाता है, हीकड़ा। फिर सुआ भलको, इसका नाम है सुआ भलको। और ट से टिकला। तो ये प्रमुख आभूषण है जो सिर पर पहने जा रहे। प्रश्न का उत्तर है मेहमंद आभूषण कहां पहना जाता है, तो आप देख लीजिए कहां पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। अन्य आभूषण बता रहा हूं इस ट्रिक के माध्यम से। सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। मेहमंद, शीश फूल, रकड़ी, बोर, टिकड़ा, सुआ भलको और टिकला, ये सिर के प्रमुख आभूषण माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, मेहमंद आभूषण।
प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। जनजाति वे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर, दूर रहकर अपने पुराने रीति रिवाज यानी अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार जीवन जीते हैं, उन्हें हम जनजातियां कहते हैं। तो अभी क्या, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियों की जो प्रतिशत संख्या है, सबसे ज्यादा जनजातियां जो है वो है मीणा जनजाति। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित, राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित और नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली, और नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली राजस्थान की जनजाति है मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। दूसरी हो जाएगी भील, तीसरी हो जाएगी गरासिया, चौथी हो जाएगी सहरिया। बाकी सब छोटी छोटी जनजातियां हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति प्रतिशत के आधार पर कहो या ऐसे भी कहो, सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित और नगरीय क्षेत्र में रहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति। दूसरे नंबर पर आती है भील। मीणा मिलेंगे आपको जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा, भील मिलेंगे आपको उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा। और राजस्थान में पूछे जनजातियों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है, तो उदयपुर संभाग, और सबसे कम कहां है, तो बीकानेर संभाग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में बढार क्या है? ध्यान दीजिएगा, बढार, बढार होता है एक तरह से सामूहिक भोजन, वैवाहिक भोजन है। सामूहिक भोजन है, पर कौन सा वाला है? वैवाहिक भोजन, शादी का भोजन, वैवाहिक भोजन। वैवाहिक भोजन को क्या कहा जाता है? बढार कहा जाता है। और ये जो वैवाहिक भोजन होता है, अगर पूछे वैवाहिक भोजन को क्या बोलेंगे, तो बढार कहेंगे। इसको आप सामूहिक भोजन भी कह सकते हैं। पर वैवाहिक भोजन होते हैं 4 प्रकार के। वैवाहिक भोजन कुल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अभी एक तो है कंवारी जान का भोजन, कंवारी जान का जीमन, मतलब जान यानी बारात, जब बारात आती, शादी नहीं, उसके पहले का जो भोजन होगा उसको बोलेंगे कंवारी जान का भोजन। शादी के बाद जो होगा उसको बोलेंगे परनी जान का भोजन, परनी जान का जीमन। शादी होने के बाद का जो भोजन हो रहा है उसको बोलेंगे परनी जान का जीमन। एक होता है यहां पर बड़ी जान का जीमन, बड़ी जान का जीमन। बड़ी जान का जीमन इसका मतलब है कि लड़का लड़की मतलब वर पक्ष और वधु पक्ष के दोनों लोग साथ में मिलकर भोजन करते हैं। और एक होता है मुकलानी, एक होता है मुकलानी जीमन। तो ये जो मुकलानी जीमन होगा, ये वर और उसके परिवार वालों को, आप देखते हैं ना शादी ब्याह के अवसर पर वर और उसके परिवार वालों को विशेष रूप से अलग से बिठाकर टेबल कुर्सी पर बिठाकर भोजन करवाते हैं, तो वो मुकलानी का भोजन कहलाता है। तो बडार का मतलब क्या है? वैवाहिक भोजन है। यहाँ पर सामूहिक भोजन लिखा है, और ये जो बडार है यानी वैवाहिक भोजन है, ये 4 प्रकार का होता है। एक तो कंवारी जान का जीवन, मतलब बारात आती है, आते ही जो भोजन होगा वो कंवारी जान का जीवन। शादी होने के बाद जो होगा वो परनी जान का जीवन। और लड़का लड़की यानी वर और वधु के लोग साथ में भोजन करते हैं, वो बड़ी जान का जीवन है। और एक मुकलानी होता है जो वर और उसके परिवार वालों को विशेष रूप से अलग से दिया जाता है, वो मुकलानी का जीवन है। ऐसे हालत में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है। आप इसको अगर सीधा सीधा पूछ रहे हैं तो वैवाहिक भोजन, जो ये 4 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 25, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल, डिंगल क्या है? ध्यान दीजिएगा, डिंगल पिंगल नाम सुना होगा आपने, डिंगल। तो ये डिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा में अब यह काव्य शैली है। एक तरह से ये डिंगल क्या है? मारवाड़ी है एक तरह से। तो मारवाड़ी भाषा में जो काव्य लिखा गया, मारवाड़ी भाषा में जो कविताएं लिखी गई, उसे क्या कहा जाता है? डिंगल। तो एक तो होता है डिंगल, तो ये तो मारवाड़ी है यानी पश्चिमी राजस्थान, यानी से कौन सा? पश्चिमी राजस्थान की काव्य बोली, साहित्यिक बोली, पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक बोली डिंगल है। ऐसी एक पिंगल होती है, पिंगल। तो पिंगल क्या है? यह पूर्वी राजस्थान की, यह पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक बोली, साहित्यिक भाषा, पूरी राजस्थान की साहित्यिक भाषा। तो
तो इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण मिलेगा। पिंगल में किसका मिश्रण मिलेगा? ब्रज भाषा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर देख लीजिए, पूर्वी राजस्थान में पढ़ते तो वहां पर जो साहित्यिक भाषा है, जो लिटरेचर लिखने की भाषा है, उसको पिंगल कहते हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान की जो मारवाड़ी वाली, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक बोली, इसको क्या बोलते हैं? डिंगल। तो ये काव्य की शैली है। पूर्वी राजस्थान की तो पिंगल और पश्चिमी राजस्थान की डिंगल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 कन्हैयालाल सेठिया की कृति है, बहुत फेमस कृति, सबने सुना है इसको, धरती धोरारी। सबने सुना है इसको, धरती धोरारी। कन्हैयालाल सेठिया की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक धरती धोरारी। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है लीलतास, ये भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा एक लिखी है पाथल और पीथल, पाथल और पीथल। एक लिखिए रमणियारा सोरठा, रमणियारा सोरठा। एक लिखिए इन्होंने मिंजर, एक लिखिए इन्होंने अग्निवीणा। कन्हैयालाल सेठिया, तो कन्हैयालाल सेठिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तो कौन सी है? धरती धोरारी। इसके अलावा इन्होंने लीलतास भी लिखा है, पाथल और पीथल लिखा है, रमणियारा सोरठा, मिंजर, अग्निवीणा आदि इनकी प्रमुख प्रमुख पुस्तकें मानी जाती है। धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू। प्रश्न नंबर 27। अब राजस्थान के संविधान, संविधान से जुड़े हुए, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक अनिवार्य रूप से राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का अनिवार्य रूप से क्या होता है? एक राज्यपाल होता है। तो मूल संविधान में तो ये व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। लेकिन आगे सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1956 में। तो अभी इस अधिनियम के द्वारा 1956 के द्वारा, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और आप देखते हैं ऐसा सिस्टम है हमारे राजस्थान में कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है, राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ऐसे हालत में अभी अगर पूछे प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153। और अगर कहें कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो ये किस संशोधन के द्वारा हुआ है? सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। अब आप एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। प्रश्न नंबर 28। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 164। ध्यान देना, मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है। मान लीजिए विधानसभा, जैसे हम राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? टोटल 200। तो ये 200 सदस्यों के लिए आप देखिएगा अलग अलग पार्टी के लोग चुनाव लड़ते, बीजेपी, कांग्रेस, आप,
सपा बसपा आदि। तो ऐसे हालत में अब ये 200 सीटें विधानसभा में, कुल राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में 200 सीटें। तो अब इन 200 सीटों में जो भी दल, बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, कोई भी दल बहुमत लेकर आएगा, अर्थात जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, वही क्या कहलाएगा, विधानसभा का बहुमत दल। तो अब वो जो दल होगा, अब जैसे पिछली बार बीजेपी था बहुमत दल, ये जो चुनाव हुए आपके राजस्थान विधानसभा के, तो इसमें बीजेपी बहुमत दल था। तो बहुमत दल, बीजेपी वालों से पूछा राज्यपाल ने, भाई आपका नेता कौन है, तो उन्होंने बताया कि भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा को ही राज्यपाल ने राजस्थान का क्या नियुक्त कर दिया, मुख्यमंत्री। तो वादे में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन, विधान परिषद उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो अब ये ऐसी हालत में राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 169 में क्या लिखा है, किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन या उत्साधन के लिए, यहां पर उत्साधन का मतलब है समाप्त करने के लिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन या उत्साधन यानी समाप्त करने के लिए उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य में विधानसभा अनिवार्य सदन होता है, तो विधानसभा तो होगी। तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसको समाप्त करना है, तो उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित करके, एक विधेयक क्या करके, पारित करके, पारित करने का मतलब पास करके, और संसद में भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है, संसद में भेजा जाता है। अब संसद ही उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उस राज्य में विधान परिषद को क्या कर सकती है, उत्साधन कर सकती है यानी समाप्त कर सकती है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है मित्रों, 169, अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन किया जा सकता है। सिस्टम क्या है, तो विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से एक विधेयक पास करके आप संसद में भेज देंगे। अब संसद उस राज्य में क्या करेगा, या तो विधान परिषद का गठन कर देगा या फिर उस विधान परिषद का उत्साधन यानी समाप्त कर सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 169, अनुच्छेद 169। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं आज के लिए मैं, प्रश्न नंबर 30, ध्यान दीजिएगा, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था, अर्थात पहली बार कब समाप्त किया और वापस कब स्टार्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था आपका 1962 और 1987, ये रहा 1962 और 1987। ध्यान दीजिएगा, इस संभागीय व्यवस्था को, संभागीय आयुक्त के पद को अर्थात संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के आधुनिक निर्माता, जिन्होंने राजस्थान की लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया था, समाप्त किया था 1962 अपने कार्यकाल के दौरान। फिर उसके बाद जब 1987 में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने इस व्यवस्था को वापस पुनर्स्थापित किया था, वापस प्रारंभ किया था। तो ऐसे हालत में अगर आपसे पूछे कि संभागीय व्यवस्था या संभागीय आयुक्त का पद कब समाप्त हुआ था, तो 1962 में। किसने किया था, तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने। और फिर प्रारंभ किसने किया वापस इसको, तो 1987 में पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, हरदेव जोशी को। इन्होंने 1987 में इसको वापस प्रारंभ किया था। ध्यान दीजिएगा, आज मैं फिर आपके लिए उसी प्रकार के संजीवनी जैसे प्रश्न लाया हूं जो मैंने पिछले पेपर में आपको दिए थे। फिर वापस आपके ये वाले प्रश्न वापस आने वाली परीक्षाओं में आपको फिर महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।